नमस्कार, देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और पूर्वी तिमोर की 6 दिवसीय यात्रा पर हुई रवाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा के पहले चरण में 5 से 7 अगस्त तक फिजी में होंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति कैटोनीवेरे और प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ करेंगी मुलाकात। फिर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाल ही में चुने गए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को छोड़ा पीछे। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिला भाजपा प्रतिनिधिमंडल। कहा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की बात करने वाले अखिलेश को नहीं नजर आता पीड़िता का दर्द। कर रहे हैं डीएनए टेस्ट की बात। राष्ट्रीय बाल आयोग ने घटना पर लिया स्वतः संज्ञान। केंद्रीय गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप्स का किया लोकार्पण। कहा, 21वीं सदी में न्याय सुनिश्चित करेंगे नए कानून। चंडीगढ़ में मनीमाजरा जलापूर्ति परियोजना का भी किया शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की विवादित टिप्पणी पर भाजपा का पलटवार। नित्यानंद राय ने कहा, देश के दुश्मनों के दुश्मन है अमित शाह। हिंदुओं को कष्ट देकर बाला साहेब की आत्मा को दुख दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। केरल के वायनाड में भूस्खलन से आई आपदा के 6ठे दिन भी लापता लोगों की तलाश जारी। हिमाचल और उत्तराखंड के प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी सेना। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद। महाराष्ट्र के पुणे, सतारा सहित देश के कई हिस्सों में तेज बारिश। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। राजधानी ढाका सहित कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें। ताजा हिंसा में 13 सुरक्षा कर्मियों की मौत समेत 55 की मौत। देश भर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू की घोषणा। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए जारी की गई एडवाइजरी। भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश न जाने की दी गई सलाह। पेरिस ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम को मिला सेमीफाइनल का टिकट। ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से दी मात। बैडमिंटन में सेमीफाइनल में हार के बाद लक्ष्य सेन कांस्य पदक के लिए मलेशिया के खिलाड़ी से करेंगे मुकाबला। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं और सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश न जाने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश न जाने की सलाह दी गई है। वहां के जो हालात हैं वो चिंताजनक है। बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग के आपातकालीन नंबर जारी किए गए हैं। भारतीय उच्चायोग ने आपातकालीन नंबर जारी किया है। जो भारतीय उच्चायोग का आपातकालीन नंबर है वो 880195838367 ये नंबर जारी किए गए हैं। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों में पुलिसकर्मियों समेत 55 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश न जाने की सलाह दी गई है, एडवाइजरी जारी करते हुए। तो बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश न जाने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों में पुलिसकर्मियों समेत 55 लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश न जाने की सलाह दी गई है। और इस हिंसक प्रदर्शन और झड़पों की वजह से वहां पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इस लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय नागरिक इस वक्त बांग्लादेश ना जाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जेसिका तनेजा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जेसिका, बांग्लादेश में हालात
बीते काफी दिनों से बहुत ज्यादा गंभीर बने हुए थे, लेकिन अब ये जो उपद्रव है, ये जो हिंसा है, ये जो झड़पें हैं, वो हिंसक हो चुकी हैं। 55 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में भारतीय उच्चायोग का एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश न जाने की सलाह देना, कैसे देखती हैं इस एडवाइजरी को? बांग्लादेश में काफी चिंताजनक है। जैसे कि आपने बताया 55 लोगों की मौत हो चुकी है और ये सिर्फ कुछ 2 दिनों की बात है। इससे पहले भी आपने देखा था कुछ दिनों पहले करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है फिलहाल, जिसमें कहते हैं अब ये जो आरक्षण को लेकर के अब ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बन चुके हैं। बड़े शहरों में बांग्लादेश के हालात हैं, ये बहुत चिंताजनक बात हो चुकी है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के लिए, जिन्होंने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई हुई है जहाँ पे उनके सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद हैं और अभी देखेंगे आगे क्या हालात होते हैं बांग्लादेश में, किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक खबर आ रही है, आपने भी बताया इंटरनेट सुविधाएं बंद हो चुकी हैं, उनका नेशनल ब्रॉडकास्टर पिछले दिनों में हिंसा देखी गई थी बांग्लादेश में, वो जला दिया गया था। तो ढाका में हालात बहुत बदतर हो चुके हैं, पर फिलहाल मीटिंग जारी है और कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर जल्दी ढूंढा जाएगा। तो देखिए हमारे सहयोगी जसिका तनेजा जो जानकारी दे रहे हैं, वहां पर हालात बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब हिंसक झड़पों पर उतर आए हैं और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का जो नतीजा आया था उसके बाद हिंसक झड़पों में थोड़ी कमी ज़रूर आई थी, लेकिन अब जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की घोषणा की है और इस लिहाज से आज का ये जो प्रदर्शन था और ज़्यादा हिंसक हो गया। और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उस जानकारी के मुताबिक जो कल का दिन है वो भी बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक रहने वाला है, क्योंकि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऐलान प्रदर्शनकारियों ने किया है। इसको देखते हुए अब वहां पर इस तरह की हिंसक झड़पें फिर से वहां पर बढ़ेंगी। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों में पुलिसकर्मियों समेत 55 लोगों की मौत हो चुकी है। जसिका, देखिए प्रदर्शनकारी सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको कैसे समझा जाए और क्या माना जाए कि आने वाले समय में ये जो प्रदर्शन है और ज्यादा हिंसक हो सकता है? जिस तरीके से आप फिलहाल माहौल देख रहे हैं, ना कि सिर्फ ढाका में और बाकी शहरों में भी बांग्लादेश के हालात काबू में नहीं दिख रही है, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। बुलाई गई थी जिस मीटिंग्स में कुछ भी ऐसा सोल्यूशन नहीं ढूंढा गया जहां दोनों पक्ष की बात रखी जाए और ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ते ही गए। ये आरक्षण जो थे अब ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बन चुके हैं और आगे जिस तरीके का सोल्यूशन या समाधान अभी फिलहाल देखा जा रहा है सिचुएशन में, मुश्किल हालात हैं। कर्फ्यू लग चुके हैं शहरों में, काफी सारे कॉलेजेस बंद है, 3 दिन की छुट्टी दे दी गई है अगले 3 दिन में। तो अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है इन हालातों में कि बांग्लादेश आगे कैसे मामला संभलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जैसिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी जैसिका तनेजा बांग्लादेश के ताज़ा हालातों पर जानकारी दे रही थी। भारतीय उच्चायोग ने एडवाइजरी जारी करते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि जो भारतीय नागरिक हैं वो इस दौरान बांग्लादेश की यात्रा ना करें। और आइए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को 3 देशों की यात्रा फिजी, न्यूजीलैंड और पूर्वी तिमोर की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा के पहले चरण में 5 से 7 अगस्त तक फिजी में होंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति कैटोनिवेरे और प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ बैठक करेंगी। वो फिजी की संसद को संबोधित करेंगी और वहां रह रहे भारतवंशियों से भी मिलेंगी। भारत विकास क्षेत्र में फिजी का सशक्त साझीदार रहा है। 7 तारीख को राष्ट्रपति शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भी जाएंगी। शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। फिजी के साथ भारत के मजबूत संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम का शुभारंभ भी कर चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा के दूसरे चरण में 8 और 9 अगस्त को न्यूजीलैंड में होंगी। न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान राष्ट्रपति गवर्नर जनरल सिंडी कीरो के साथ बैठक करेंगी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति वेलिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी और ऑकलैंड में भारतवंशियों से भी मुलाकात करेंगी। न्यूजीलैंड भारत को
रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अपना प्रमुख साझेदार मानता है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 अगस्त को दक्षिण पूर्व एशियाई देश तिमोर लेस्ते की राजधानी डिली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति अपने समकक्ष जोसे रामोस होत्रा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री केराला गुस्माओ भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। तिमोर लेस्ते को आसियान का सदस्य स्वीकार किया जा चुका है। यह आसियान का 11वां सदस्य होगा। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीनों देशों में भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्ट ईस्ट नीति पर बल देने के बाद से दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर भारत का विशेष ध्यान रहा है। ये तीनों देश एक्ट ईस्ट नीति के तहत ही आते हैं। फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फिजी संबंधों में सभी क्षेत्रों में प्रगति देखी गई है। आज हम फिजी के सूबा में हैं और कल भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी फिजी आने वाली हैं। भारत की राष्ट्रपति की ये विजिट एक इम्पॉर्टेंट विजिट मानी जा रही है इंडिया और फिजी के बायलैटरल रिलेशंस के संदर्भ में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी बिमन प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत वेलकम सर। धन्यवाद और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इंडियन प्रेसिडेंट की कल की विजिट है, ये इंडिया और फिजी के जो बायलैटरल रिलेशंस है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये विजिट कितनी इम्पोर्टेंट है? ये पहली बार है, ऐतिहासिक है कि आदरणीय भारत के राष्ट्रपति जी फिजी का दौरा कर रही है। तो ये हमारे लिए और भारत और फिजी के संबंध के लिए बहुत बड़ी विषय है। 30% से ज़्यादा लोग फिजी में इंडियन ओरिजिन के हैं। तो गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं और उन्हें एंगेज करने के इन द फ्यूचर? पिछले 18 महीनों में हमारी फिजी और भारत का जो संबंध है उसमें बहुत तेज़ी से प्रगति हुआ है और हम देखते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको हम विशेष धन्यवाद दे रहे हैं। भारत सरकार को हम धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने ये घोषणा की थी कि फिजी में एक 100 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा और वो एक उदाहरण है जहाँ पर भारत सरकार द्वारा हमें हमारी देश को मदद किया जाता है। 5 साल में आप इंडिया और फिजी के रिलेशंस को कहाँ पे देखते हैं? फिजी और इंडिया का संबंध सभी क्षेत्रों में बहुत बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में इंडिया का रोल फिजी में, पैसिफिक में ये बहुत बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि वहाँ से भारत से इन्वेस्टमेंट फिजी में हो। हमारी जो एयर कनेक्टिविटी है, हमारी जो टूरिज़्म का संबंध है, हमारी इन्वेस्टमेंट का जो संबंध है वो बढ़े और इस पर सरकार काम कर रही है। ये हमारे साथ जुड़े थे अभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी बिमन प्रसाद जी, जिन्होंने बड़े ही क्लियर और स्पष्ट शब्दों में कहा कि इंडिया और फिजी के रिलेशंस अगले 5 साल में सिर्फ एक बेसिस पे नहीं बल्कि मल्टी पॉइंट एक एंगेजमेंट जो है इंडिया और फिजी के बीच में होगा और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री इंडिया और फिजी की चली आ रही है वो आने वाले सालों में बहुत ऊपर देखी जाएगी। मैं विवेक पाठक, कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ सुबह फिजी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाल ही में चुने गए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भी पीछे छोड़ दिया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की नवीनतम रैंकिंग मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से जारी की गई है। इस सर्वे का आंकड़ा 8 से 14 जुलाई के बीच एकत्रित किया गया था। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 69% की अनुमोदन रेटिंग के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर इस सूची में 63% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि 25 नेताओं की सूची में अंतिम स्थान पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं। पिछले किए गए सर्वेक्षणों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक रेटिंग में शीर्ष पर थे। वहीं अन्य बड़े वैश्विक नेताओं की अप्रूवल रेटिंग मामूली स्तर पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 39% है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की 29%, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की रेटिंग 45% और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की रेटिंग सिर्फ 20% है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की गति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में देश ने गैस उत्पादन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए आत्मनिर्भरता की गति को और तेजी दी है। साल 2020-21 में भारत का गैस उत्पादन 28.7 BCM था। यह उत्पादन साल 2023-24 में बढ़कर 36.43 BCM हो गया है। साल 2026 तक यह 45.3 BCM तक पहुंच जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देशवासियों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। गैस उत्पादन का यह रिकॉर्ड इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित बच्चे की मां ने मीडिया से बातचीत में धमकी मिलने की बात बताई है। पीड़िता की मां ने कहा कि धमकी देने वाले भदरसा के ही रहने वाले हैं और समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा, हमें धमकी दी जा रही है कि तुम्हें मार डालेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे। बातचीत हुई, कार्रवाई आगे चलते हैं। यहाँ धमकी क्या कहा जा रहा है आपसे? चीन इतना ही धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं। मुसलमान यही एक रहने वाले, वो कहाँ बाहर के नहीं, भदरसा के। हाँ, कहीं गधारन देखेंगे तो उनको मार डाल। लोक सेवा प्रसारक के आदर्शों पर संस्थापित आकाशवाणी देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विविध संस्कृति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। 2 दिवसीय इस कंसर्ट में पंडित विश्वमोहन भट्ट सहित देश के जाने माने संगीतज्ञ ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस मौके पर वॉयलिनिस्ट और आकाशवाणी में प्रोग्राम निदेशक संतोष नाहर से खास बातचीत की हमारी सहयोगी शहला निगार ने। हमारे साथ संतोष नाहर जी हैं, जो कि मशहूर वायलिनिस्ट भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर निदेशक प्रोग्राम भी हैं। संगीत को बढ़ावा देने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। 1954 से आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, जो पहले रेडियो संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाता था, वो अब बाद में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के नाम से हुआ और वो 1954 से लेकर 2019 तक कंटिन्यू चला लगातार। और उस कार्यक्रम में केवल उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत नहीं, हमारा जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत है, कर्नाटक संगीत जिसे कहते हैं, उसकी भी बराबर की भागीदारी रही। कोई भी कलाकार नहीं है जो इस संगीत सम्मेलन में जिन्होंने भाग नहीं लिया और आकाशवाणी के आमंत्रण पर जरूर पधारे। ये परंपरा आकाशवाणी की रही है। इसके अलावा आकाशवाणी में जो हम स्वर परीक्षण करते हैं, जिसके माध्यम से हम हर साल हजारों की संख्या में कलाकारों को हम समाज को प्रदान करते हैं, ये बहुत ही ऑथेंटिक। डीडी न्यूज की टीम अयोध्या के भदरसा में गैंगरेप पीड़िता के घर पहुंची। गांव में लोगों में इस घटना को लेकर बहुत ही गुस्सा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई की गांववासी सराहना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास सिंह ने भदरसा गांव के लोगों से बातचीत की। अयोध्या गैंगरेप मामले की पीड़िता के घर हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम भदरसा गांव में हैं। हम दिखाना चाहेंगे वो स्थिति, जिस तरीके से गरीबी में ये लोग रहते थे। इनका ये यहाँ पर छोटा सा घर है। इस गांव के यहाँ पर तमाम लोग इस समय मौजूद हैं। उन लोगों से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ यह पूरा मामला था। जो कुछ हुआ बड़ा शर्मनाक, जघन्य हुआ है। आप लोग कैसे देखते हैं इस मामले को? समाजवादी पार्टी के लोगों की जो मानसिकता है, जो उनका सामान्य कुकृत्य है, वो इस घटना में दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से उनके नेताओं ने बचाने का प्रयास किया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक गरीब बिना बाप की लड़की के साथ जिस प्रकार की ये घटना हुई, जितनी निंदा की जाए और दोषी को जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो पावे वो देना चाहिए, एक उदाहरण पेश करना चाहिए। माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से इस घटना को लिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार सब लगे हैं। पीड़िता को न्याय मिलेगा, दोषी को बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। 12-13 साल की मासूम लड़की, जिसको मतलब दुनिया के बारे में जानती भी नहीं थी, शायद उसे ऐसा ये दंश घाव मिला है जो जीवन भर ना भर सके। 12 साल की उम्र और एक गरीब परिवार की लड़की, वो तो समझ ही नहीं पाई होगी बहुत दिनों तक। इसी नाते उसने कोई चर्चा नहीं किया। वो तो
अगर डॉक्टर के यहाँ उसको न जाना होता, डॉक्टर उस बात को न कहता, तो शायद वो समाज के और लोक लाज के डर से इस बात को बताती भी ना। पूरा समाज उनके इस कुकृत्य से शर्मसार है और सभी लोग पीड़िता के साथ हैं। ये बिल्कुल जघन्यतम घटना है। ये इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया था, जिसने इन लोगों से, पीड़ित परिवार से बात की और निश्चित रूप से इनकी मदद की जरूरत है और इस मामले में कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो एक नज़ीर बने। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, अयोध्या भदरसा गाँव। अयोध्या गैंगरेप मामले का मुख्य आरोपी मोहित खान भदरसा गांव में अपना साम्राज्य चला रहा था। मोहित खान ने गांव की तालाब की जमीन पर भी कब्जा कर बेकरी बना ली थी और अवैध रूप से मार्केट भी चला रहा था। उसे समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन भी मिल रहा था। अयोध्या के भदरसा में मोहित खान का रसूख चलता था। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। यहाँ पर उसने मार्केट बनवाई, उसकी बेकरी चलती थी। उसका इतना रसूख था कि मामला दर्ज होने के बाद भी उसके समर्थक पहुँचते हैं और पीड़ित परिवार को धमकाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यहाँ पर ढेर सारी कार्रवाई होती है। यहाँ पर उसकी बेकरी थी, यहाँ पर उसका बनाए हुए कमरे मकान थे। इन सबको कल यहाँ पर ढहा दिया गया। और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो मार्केट है, यहाँ पर भी प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। चूंकि यहाँ पर कई दुकानें थी, यहाँ पर बैंक कार्यरत थे, यहाँ पर सारी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन इसके बाद आगे की कार्रवाई करेगा। यहाँ पर जिस तरीके से उसने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया है, इसके बाद किस तरीके से यहाँ के लोग सोचते हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। थी वो यहाँ पर अपना प्रभाव रखता था और यहाँ के लोगों, क्योंकि चौकी भी उसके घर के अंदर में थी, तो इसलिए जो है थोड़ा सा उसका वो था। और फिलहाल वर्तमान में तो सरकार ने ठोस कार्रवाई इसके ऊपर किया है और आशा है कि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा जो है, ऐसे नीच कुकर्म जो है इस नगर पंचायत क्षेत्र में सुनने को नहीं मिलेंगे। यहाँ कई अन्य जमीनों पर भी उसके कब्जा है। प्रशासन की तरफ से कहा कि पता लगाया जा रहा है। ये एससी समाज के लोगों के ज़मीनों पर उसका कब्जा है। जहाँ पे उसका वो चलता था, जहाँ पे पुलिस चौकी थी, वो एरिया भी जो है वहाँ के मेहतरों की है और उसके वो लोग गरीब हैं, इसलिए जो है उस पर उतने एक्शन नहीं ले पाते हैं। और ये ज़मीन भी तालाब की थी, जो बुलडोजर से पीछे ये सब भी गिरा है, ये भी पूरा एक्वायर किया गया था। और ये जो है तालाब की ज़मीनें थी, शायद इसीलिए जो है इसको एसडीएम ने नापा और जो है यहाँ पर ये कार्रवाई हो पाई। जो मोहित है बड़ा रसूख रखता था इस गांव पे, उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर साम्राज्य था। हाँ, रसूख है उनका, उनको संरक्षण भी समाजवादी पार्टी का प्राप्त है, तो उसी के तहत ये सब कार्यक्रम हुआ। और बच्ची 2 माह की गर्भवती थी और जब उसको चिकित्सालय ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये गलत है, इसके साथ इसके पेट में बच्चा है। और थाने पर भी उचित कार्रवाई नहीं हो पाई, तो इसलिए प्रशासन ने अपना एक्शन लिया। प्रशासन ने एक्शन लेने के बाद उनको हटाया। सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित परिवार को सांत्वना की ज़रूरत है। उसे राजनीतिक बोल कर उसको किसी तरीके की ठेस न पहुंचे, ऐसा सभी को करना चाहिए। क्योंकि अपराधी अपराधी होता है और जो पीड़ित होता है वो न किसी जात का होता है, वो सिर्फ पीड़ित ही होता है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, अयोध्या भदरसा। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाए जाने के संबंध में मीडिया में आई खबरों पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि संशोधन उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो समय समय पर होती रहती है। वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन किए गए हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वक्फ की गरिमा को ठेस न पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि संशोधन करना समय की मांग है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब पिछली सरकारों के दौरान संशोधन किए गए थे तो असदुद्दीन ओवैसी या अन्य विपक्षी नेताओं ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर चीज पर विरोध नहीं करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं बल्कि चर्चा होनी चाहिए। हालांकि वक्फ बोर्ड से जुड़ा विधेयक संसद में पेश किए जाने के बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति के निधन पर दुख प्रकट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रति उनकी उत्कृष्टता और समर्पण ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने हमारी विरासत को समृद्ध करने के लिए बहुत काम किया है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। शांति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश को लेकर प्रदेश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जलमग्न निचले इलाकों में फंसे परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम को 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस बीच दमोह जिले के हटा क्षेत्र में भारी बारिश से पाटन गांव के पास लामती नाला के उफान पर आने से पाटन गांव की एक गर्भवती महिला नाले में फंस गई। जिला प्रशासन को जैसे ये जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल बचाव दल का गठन किया और एसडीआरएफ की टीम की मदद से महिला को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नालों की स्थिति को लेकर नाराजगी जताई है। एलजी ने जलभराव और निकासी प्रबंधन की व्यवस्थाएं देखने के लिए बारापुला, कुशक और सुनहरी नाले के साथ ही निजामुद्दीन स्थित बारापुला ब्रिज का निरीक्षण किया। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जमीनी हकीकत भयावह और शर्मनाक है। बाढ़ से निपटने के लिए और पानी के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारों की जरूरत है। एलजी वीके सक्सेना ने अपने पोस्ट में बताया कि 3 नाले सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के अधीन है। ज्यादातर नाले वर्षों से सफाई नहीं होने के कारण जाम हो गए हैं। ऐसे में पानी की निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। एलजी ने तस्वीरें साझा करते हुए जिक्र किया कि निकासी की व्यवस्था न होने के चलते बैकफ्लो के कारण भी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। और राज्यपाल ने अपनी पोस्ट में संबंधित अधिकारियों पर निशाना भी साधा। उन्होंने लिखा कि ये तस्वीरें अधिकारियों की उदासीनता और नासमझी की कहानी बयां करती हैं। बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए एलजी ने जाम नालों की सफाई के लिए निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों का वक्त दिया। वहीं एलजी ने एएसआई द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक बारापुला ब्रिज से अतिक्रमण हटाकर इसे 1 सप्ताह के भीतर ठीक करने के निर्देश भी दिए। अपनी पोस्ट में उन्होंने दिल्ली के लोगों और उनके हितों के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की। और समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।